हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th हमने अभी स्टार्ट किया, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। कुछ बच्चों के मैसेजेस थे, क्वेश्चंस नहीं बनते, मोल के क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल से बन रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। आराम से पढ़ो, सीधा मोल पे मत जाओ। सीधा मोल पे जाओगे तो पता चला बीच की आधी चीज़ें खा गए, तो आधी चीज़ें गायब कर दोगे तो फिर गड़बड़ होनी है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हमने मैटर क्या होता है और ऐसा सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम कहेंगे चलो मैटर की हमारी जानकारी हो गई, मैटर का क्लासिफिकेशन हमने स्टडी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, दो कंपाउंड जो है कंबाइन हो रहे हैं, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ लॉज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। टोटल 5 to 6 लॉज है। अगर आपकी एनसीईआरटी में देखें तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल नहीं है, सीधा गैल्यूसेक है। लेकिन हम गैल्यूसेक, एवोगैड्रो है ना, सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम 3 लॉज को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग 3 लॉज को डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ लॉज पे बेस्ड होती है, कुछ नियमों पर आधारित होती है। नाउ व्हाट आर दीज लॉज? तो हमारे पास फिलहाल है 5 टाइप्स ऑफ लॉज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब नाम से ही क्या लग रहा है, मास कंजर्व रहना चाहिए। तो मैं कहूँगी भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई फिजिकल प्रोसेस हो, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। या अगर एक रिएक्शन हो रही है तो जो पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में भाग लेता है, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, हम कहेंगे रिएक्टेंट है, और जो बनता है हम कहेंगे प्रोडक्ट है। तो एक केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, उसमें तो दो राय है ही नहीं। तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है। तो बस इसी को तो एक्सप्लेन करना है, तो आपको बताना है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले गिवन बाय लेवोशियर, कोई पूछ ले फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोशियर, और लैंडोल्ट ने इसको टेस्ट किया था कि भाई बात सही हो रही है कि नहीं। तो इसका कहना है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज। मतलब तो हम सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर बच्चे एक रिएक्शन हो रही है तो उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का मास है वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होगा, तो हम कहेंगे इक्वल होगा। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। नाउ कैसे समझाओ, तो समझा देते है ना। मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है वाटर बनाने की, तो तुमने कहा कि भाई हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और आंसर जो है वो वाटर ट्वाइस H2। मैंने एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी। वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चे हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास, आपको फिलहाल ध्यान रखना हाइड्रोजन का मास 1 होता है। जब हम एटॉमिक मास पढ़ेंगे तो हम सबके एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का तो 16। यू मतलब यूनिफाइड मास, सबसे छोटी यूनिट जो है ना मास की वो है यू, यूनिफाइड मास। नाउ स्टूडेंट्स ट्वाइस H2, तो हम कहेंगे 2 into H2। तो बेटा एक H2 का मास तो एक है, H2 है, मतलब एक H का मास एक है, H2 है तो H2 का मास 2 हो गया। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास 16 है, तुम कह रहे हो नहीं ऑक्सीजन तो O2 है, तो मैं 32 ले लेती हूँ। बात समझे ना बेटा, O16 है तो O2 कितना होगा, तो O2 तो 32 होगा ना। सिमिलरली H1 है तो H2 का मास कितना होगा, तो भाई H2 का मास तो 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 32। प्रोडक्ट है ट्वाइस H2O, तो बेटा वाटर का मास तो 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि देखो मास ऑफ रिएक्टेंट हियर 4,
इधर कितना है 32 और यहाँ कितना है, तो हम कहेंगे 36। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो 4 + 32 = 36, तो हम कहेंगे हाँ ये बराबर आ रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, तो हम कहेंगे यहाँ तो लग रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट 36 है ना, और उधर देखो मास ऑफ प्रोडक्ट वो भी कितना है, तो हम कहेंगे ये भी 36 है। तो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है 36 और 36। तो यही तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई और नियम से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना। तो लेट एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, लाइक मैंने ले लिया कि आप ऐसा कीजिए, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। Suppose hydrogen reacts with chlorine to form hydrogen chloride. Okay, H2 plus Cl2 gives twice number of HCl. Okay, now students, atomic mass of H कितना है, तो आप कहेंगे 1 है। atomic mass of Cl कितना है, तो आप कहेंगे 35.5 है। now H2, तो बेटा अगर H का 1 है तो H2 का 2 हो गया, और Cl2 तो 35.5 into 2 मीन्स 71 हो गया। बस यूनिफाइड लिख दो सबके आगे, है ना ये। ओके, नाउ इसमें प्रूफ कर दो, तो हम कहेंगे H2, तो H2 का मास कितना है, सो मास ऑफ H2 इज 2, H2 का मास 2, Cl2, तो मास ऑफ Cl2 इज 71, 35.5 मल्टीप्लाई विथ 2। नाउ ट्वाइस ऑफ HCl, तो ये आपने कह दिया ट्वाइस, एंड HCl में H इज 1, Cl इज 35.5। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आया, तो मैं कहूँगी मास ऑफ रिएक्टेंट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट है 2 + 71 यानी कि 73। अभी वहाँ चले जाओ, तो 36.5, 35.5 और 1 36.5 और ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर लो, तो 36.5। सो 36 का ट्वाइस कितना हो गया 72, और 0.5 का कितना हो गया 1, तो 72 और 1 73। तो अगेन इट इज प्रूव्ड दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो सिंपल सी बात है कि भाई एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सिंपल सी बात थी। हमने कहा ओके कोई दिक्कत ही नहीं है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मान लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें न्यूमेरिकल क्या हो सकता है। सो व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विद 24.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट एंड 23.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मुझे लग रहा है केमिकल रिएक्शन है और रिएक्टेंट का मास पूछ रहा है, लेकिन आपको पहले ही पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। पहले आप बैलेंस कर लो, उसके बाद में ऐड ऑन करते रहना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड वुड रिएक्ट विद इतने ग्राम सोडियम सल्फेट। सो रिएक्शन इज बेरियम क्लोराइड BaCl2। रिएक्शन क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का रिएक्शन आपको कराना है 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट, दैट मीन्स Na2SO4। ठीक है, तो मैं बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराने वाली हूँ सोडियम सल्फेट, एंड द प्रोडक्ट शुड बी BaSO4 एंड NaCl। सो हमारे पास प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड ट्वाइस ऑफ NaCl। ओके, नाउ व्हाट वेट ऑफ बेरियम क्लोराइड पता नहीं तो मैंने X लिख दिया, वुड रिएक्ट विद 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट। ये 24.4 ग्राम्स है। ठीक है, नाउ प्रोड्यूस 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है सॉरी, और 46.6 ग्राम बेरियम सल्फेट and 23.4 gram sodium chloride. So this is 23.4 gram sodium chloride. Okay, कोई टेंशन नहीं है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रूल क्या है, तो रूल है मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। आपको क्या करना है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, पूरा लिखना है अगर आपको एग्जाम में, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लॉ है, तो हम कहेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट तो बेरियम क्लोराइड तो x है और सोडियम सल्फेट 24.4 है। मास ऑफ प्रोडक्ट तो बच्चे बेरियम सल्फेट 46.6 है एंड सोडियम क्लोराइड दिस इज 23.4। ठीक है, नाउ ऐड ऑन करके और वैल्यू फाइंड कर लो। सो 46 और ये 0.6 इधर ले जाऊँ तो 24, तो 46 और 24 कितना हो गया, 50, 60 और 70 आई थिंक, है ना। तो ये तो हो गया 70, तो x की जो वैल्यू है दैट इज 70 माइनस 24.4। ठीक है, अभी 70 में से 20 माइनस कर दो तो 54 और माइनस कर दो 46 और आई थिंक 45.6। ठीक है, चेक कर लेंगे बच्चे। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, तो ये आपने फाइंड कर लिया x की वैल्यू। x क्या है, बेरियम क्लोराइड का कितना वेट इससे रिएक्ट कर देगा, इतना ये बनना चाहिए, इतना ये बनना चाहिए। सिंपल सी बात है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट्स इट, खत्म। ठीक है, सिंपल। और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। ठीक है, 10 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट करके क्या बना रहे हैं, 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2। देन डिटरमाइन वेट ऑफ प्रोड्यूस्ड कैल्शियम ऑक्साइड इन क्विंटल। क्विंटल कह रहा है, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, हीट कर दो, CaO बनेगा, CO2 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स CaO एंड CO2। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज 10 ग्राम। ठीक है, CO2 कितना है, सो दिस इज 4.4 ग्राम। CaO कितना बनेगा तो पता नहीं, तो मैंने मान लिया x ग्राम। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, तो मैं कहूंगी रूल के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। नाउ मास ऑफ रिएक्टेंट, सो दिस इज 10, मास ऑफ प्रोडक्ट x प्लस 4.4। ठीक है ना। इससे क्या पूछा, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन क्विंटल, तो फिलहाल मेरे पास ग्राम्स में तो आ गया, 10 माइनस 4.4 दैट इज 5.6 ग्राम्स तो आ गया। अब मुझे क्विंटल में कन्वर्ट करना है, तो अभी सुनो, 1 किलो में इन 1 kg देर आर 1000 ग्राम्स, इन 1 किलोग्राम देर आर 1000 ग्राम्स एंड इन 1 क्विंटल देर आर 1000 किलोग्राम्स। क्लियर, मैं यहाँ पे वापस लिख देती हूँ 1 kg। सो स्टूडेंट 1 kg मीन्स 1000 ग्राम्स, ओके, एंड 1 क्विंटल मीन्स 1000 kg, ओके। सो मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड को क्विंटल में कन्वर्ट करना है ना, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन क्विंटल, ओके। तो कर दीजिए, क्या करेंगे, तो हम कहेंगे सबसे पहले 5.6 ग्राम से, है ना। देखो, अगर ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो सबको पता है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 नीचे जाएगा ना। तो मैं कहूँगी अच्छा, ग्राम हटा के किलोग्राम लाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ग्राम हटा के किलोग्राम लाना है, 1000 से डिवाइड कर दिया, दिस इज 5.6/1000 किलोग्राम। अब मुझे क्विंटल में कन्वर्ट करना है, किलो हटा के क्विंटल लाना है, तो ठीक है, किलो हटा के क्विंटल लाओगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो किलो हटा के क्विंटल लाना है, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 1000 तो है ही, अगेन डिवाइडेड बाय 1000,
सो दिस इज 5.6 इंटू 10 की पावर -6 क्विंटल। समझे? पहले ग्राम था, 1000 से डिवाइड कर दो किलोग्राम हो जाएगा, फिर क्विंटल में कन्वर्ट करना है, फिर से 1000 से डिवाइड कर दो क्विंटल हो जाएगा, क्योंकि 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास। नेक्स्ट रूल में चलते। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट। प्राउस्ट क्या कहता है इसको बाद में पढ़ो। प्राउस्ट क्या कहता है? प्राउस्ट कहता है भाई तुम है ना, मान लो एक कंपाउंड बनाना चाहते हो, है ना। एक कंपाउंड को बनाने का तरीका कुछ भी हो, वॉट एवर द मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड, कोई भी तरीके से तुमने कंपाउंड बनाया। लाइक मैंने कहा कि ऐसा करो कि मुझे CO2 बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस CO2, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल टू ऑब्टेन CO2, तो इस जगह मोड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो सकता है, बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, CO2 बनाना है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ C + O2, कार्बन सॉलिड, O2 गैस, और आंसर क्या है CO2। या फिर मैं ऐसा कर लेती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस + O2 गैस, और आंसर CO2। ठीक है भाई, तुम कार्बन से डायरेक्ट बनाओ चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाओ, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। और तुमने कहा कि नहीं ऐसे भी नहीं बनाना, ऐसे भी नहीं बनाना, मेरे को तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनाना है। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से गर्म कर दो, HCl के साथ मिला के गर्म कर दो। सो व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl, अगेन इट फॉर्म CaCl2 प्लस वाटर एंड CO2। तो मुझे CO2 प्रिपेयर करना है। सो 3 मोड ऑफ प्रिपरेशन है ना। वेदर आप C + O2 से बनाएं और CO + O2 से बनाएं और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनाएं। और कोई कहेगा नहीं मुझे तो ऐसे बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से इकट्ठा कर लो। तो स्मार्ट स्टडी, डायरेक्ट हवा से, एयर से भी तो CO2 जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है। ओके, तो मैंने कहा कि चलो फ्रॉम एयर, है ना, फ्रॉम एयर क्या किया, CO2 ऑब्टेन कर लिया। तो प्राउस्ट का कहना है कि एक कंपाउंड को बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, सोर्स कुछ भी हो सकता है। मे बी देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू ऑब्टेन अ सिंगल कंपाउंड और डिफरेंट सोर्सेज फॉर अ कंपाउंड। द रेशियो बाय मास ऑफ द एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, मतलब कि अगर मैं CO2 की बात करूं तो आप कहेंगे CO2 में एलिमेंट्स क्या है, तो भाई एलिमेंट्स तो C और O है। CO2 के एलिमेंट्स क्या है, C एंड O। रेशियो बाय मास, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, कार्बन का मास आपको लेना है 12, ऑक्सीजन का मास लेना है 16। ओके, तो रेशियो बाय मास, तो बच्चे कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास 16, बट यू हैव O2 मीन्स 32। तो 12:32, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 से 12 एंड 4 8 32। तो रेशियो बाय मास 3:8। अब चाहे तुमने CO2 ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, है ना, वॉट एवर द मैथड, वॉट एवर द सोर्स, द रेशियो ऑफ C एंड O इन CO2 विल बी कॉन्स्टेंट। ओके, बात तो सही है ना। सो नाउ व्हाट इज प्राउस्ट लॉ? सो प्राउस्ट आपको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हो सकता है कोई भी तरीके से बना सकते हो, बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन सेम। कोई भी कंपोनेंट है, जो भी कंपोनेंट है, उनके वेट का रेशियो क्या रहेगा, सेम। दैट इज इट डजंट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। किसी भी तरीके से बनाया हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा वाटर, तो बच्चे वाटर यानी H2O, सो रेशियो क्या है H/O, सो 2, एक हाइड्रोजन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, एंड ऑक्सीजन 16, सो रेशियो बाय मास 1:8, मतलब ये चीज कांस्टेंट रहेगी, दिस इज कांस्टेंट। आपने H2O, चाहे आपके पास टैप वाटर है, चाहे रेन वाटर है, चाहे डिस्टिल वाटर है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर के अंदर आप जो ये चीज़ कह रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल है, दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा एग्जाम में उसको देखते हैं। तो आ जाओ, देखो, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड obtained by treating 2.16 gram of metallic copper with nitric acid and subsequent ignition was 2.70 gram। अब इतना सब कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या कह रहा है? कॉपर ऑक्साइड बनाया है, कॉपर कितना है 2.16 और फाइनल कॉपर ऑक्साइड कितना है 2.70। बस, तो हम कहेंगे इसका मैथड 1 है। ठीक है, मैथड 1। और इस मैथड 1 के अंदर आपके पास है कॉपर ऑक्साइड। ओके, सो स्टूडेंट्स वेट ऑफ कॉपर कितना है? वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? मुझे तो बस ये 3 डेटा चाहिए, बाकी मेरा काम हो जाएगा। सो व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर? सो बाय ट्रीटिंग 2.16 ग्राम मेटालिक कॉपर, सो वेट मुझे पता चल गया कि भाई वेट जो है दैट इज 2.16 ग्राम्स। वेट इज 2.16 ग्राम्स। नाउ वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज 2.70 grams and weight of oxygen. So this is copper oxide CuO, this is copper Cu, तो CuO minus Cu we will find oxygen, है ना? कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन ही तो आएगा। सो we will write 2.70 minus 2.16 and आंसर आपका कितना हो जाएगा? 0.5654 सॉरी, ठीक है ना, 60 और 70। हाँ, तो ये तो मेरे पास इस मैथड में कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। नाउ मैथड 2, सो व्हाट इज मैथड 2? मोड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी हो सकता था, हमने पहले ही देखा था, है ना? तो हमने कहा ओके चलो मैथड 2 की बात करें। अनोदर मैथड में क्या किया? अनोदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड था और कॉपर कितना है 0.92। सो स्टूडेंट्स वेट ऑफ कॉपर, तो वेट ऑफ कॉपर तो है 0.92 ग्राम्स एंड वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.15 ग्राम्स। ओके, 1.15 ग्राम्स। नाउ व्हाट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन? सो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस कर दो, यू विल फाइंड ऑक्सीजन। सो 1.15 माइनस 0.92, ठीक है, तो 8 उधर बच गया, 15 इधर हो गया, है ना? तो कितना हो गया? 23 हो गया आई थिंक, ठीक है। तो हाँ 0.23 ग्राम्स। नाउ मैंने आपको क्या कहा था? एक कंपाउंड कोई भी तरीके से बनाओ, तो आपने कहा हाँ एक बार इस तरीके से बनाए, इस तरफ वो तरीके से बनाए। अब वो जिन एलिमेंट से बना है उनका रेशियो बाय मास, तो भाई एलिमेंट तो मेरे पास है कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ उसको। तो मेरे पास जो एलिमेंट है दैट इज कॉपर एंड ऑक्सीजन और इनका रेशियो बाय मास, हियर अगेन कॉपर एंड ऑक्सीजन। सो कॉपर कितना है? सो कॉपर इज 2.16, ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन है 0.54। क्लियर? अब रेशियो बाय मास निकालना है तो तुम क्या करो, जो सबसे छोटा नंबर है इसको दोनों में डिवाइड करो। ऐसा क्यों? तो देखो अगर मैं 0.54 में 0.54 डिवाइड करूंगी तो ये 1 तो बनेगा, और ये 1 है तो ये 1 से कितना ज़्यादा है वो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक रेशियो आने की तरफ स्टेप बढ़ाया कि हाँ एक रेशियो तो आएगा मेरे पास कुछ ना कुछ, और 1 से ज़्यादा आएगा तो कैलकुलेशन ईजी रहेगी, 1 से कम आएगा तो बहुत टेंशन रहेगा, ठीक है ना। तुम्हें लगेगी ऐसा क्यों कर रही हो, तो आप बड़े वाले से कर लो, लेकिन फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना, पॉइंट्स में आंसर आता है इसलिए। तो जो छोटा नंबर है ना उसको दोनों साइड में डिवाइड करो, भाई अगर ये 1 है तो ये कितना है, तो ओके 0.54 डिवाइडेड बाय 0.54 और इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो 2.16 डिवाइडेड बाय 2.16 से मत कर देना, छोटे नंबर को दोनों तरफ, स्मॉल डिजिट इज डिवाइडेड इन बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स ये तो है 1,
और ये कितना है, तो देखो 50 4 ज़ा 200 और 4 4 ज़ा 60, आई थिंक ये 4 है। सो दिस इज 4:1। अब इस केस में आ जाते हैं, तो हियर कॉपर इज 0.92 ग्राम्स, ओके, कॉपर इज 0.92 एंड ऑक्सीजन इज 0.23। स्मॉलेस्ट डिजिट को दोनों में डिवाइड करो तो 0.23 अगेन डिवाइडेड बाय 0.23, दिस इज 1, और इधर 0.23 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 4 टाइम्स आ जाएगा, 20 का 4 टाइम्स 80 और 3 4 ज़ा 12, तो 92, ओके, सो दिस इज 4। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ रेशियो 4:1, यहाँ पे भी रेशियो 4:1, मतलब सेम है कि नहीं है। ये भी 4:1 है, ये भी 4:1 है, तरीका अलग था, लेकिन तरीका अलग होने से क्या होता है ना, मोड ऑफ प्रिपरेशन वॉज डिफरेंट, बट इन बोथ केसेस रेशियो बाय मास ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज सेम। दैट मीन्स यस, इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, है ना, फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, बिल्कुल फॉलो करेगा, क्यों नहीं करेगा। आगे बात समझ में, छोटी सी चीज़ है, आपको 3 मैथड दे देगा, कोई बात नहीं, तीनों मैथड में उन एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास फाइंड कर लो और चेक कर लो, सेम आना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। क्लियर। और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 grams iron oxide on reduction with hydrogen gives 1.68 grams of iron। ठीक है, मेरे पास क्या है, आयरन ऑक्साइड है, देखो केस 1, प्रिपरेशन मेथड 1। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड दैट इज 2.4 grams, ओके, 2.4 grams एंड आयरन कितना है, 1.68, so iron is 1.68। so students ऑक्सीजन कितना हुआ, तो हम कहेंगे 2.40 माइनस 1.68 कम करके और ऑक्सीजन का वेट लिख दो। ठीक है, सिमिलरली इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड एंड 2.03 ग्राम, दो ही केस है तो मैं केस 2 उधर लिख लेती हूँ, केस 1 एंड केस 2। सो आयरन कितना है, सो आयरन तो है 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड और आयरन है 2.03, सो आयरन इज 2.03 grams, ओके, एंड आयरन ऑक्साइड, सो आयरन ऑक्साइड है 2.9, ओके, अगेन आई एम राइटिंग हियर 2.9 grams। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या करना था, आपको आयरन ऑक्साइड के वेट में से आयरन माइनस करना था। सो 2.9 माइनस 2.03, सो 90 में से 03 माइनस कर दो तो 87 हो जाएगा। सो दिस इज 0.87 grams। बस अब आपको क्या करना है, आपको रेशियो बाय मास ही फाइंड करना है, और ये माइनस कर लिया आपने 240 में से, अगर हम 160 माइनस करते हैं तो 240 100 में से 160 माइनस कर लो तो आपके पास रह गया 40 40 80 में से 68 माइनस, चलो 10 माइनस 8 कितना हो गया आपके पास 2, देन 5 और 15 में से आपने 6 माइनस कर लिया तो 0.92। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया आपके आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, और सिमिलरली ओके, नाउ फाइंड रेशियो बाय मास। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ, आयरन एंड ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास फाइंड करेंगे, और यहाँ पे भी आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास फाइंड करेंगे। अब मुझे चाहिएगा कैलकुलेटर, है ना, नहीं तो डेटा कैसे सेट होगा। तो चलो, आयरन आपको एग्जाम में अपने आप करना भाई, आयरन इज 1.68, ऑक्सीजन इज 0.92। ठीक है, अब मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, आपको एग्जाम में अपने आप क्यों करना है, क्योंकि मुझे फास्ट करना है, मुझे यहाँ पे लिखना भी है, आपको समझाना भी है, एक्सप्लेन भी करना है ना, आपको एक ही काम करना है, खुद को ही समझाना है और खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। एंड हियर आयरन इज 2.03 एंड ऑक्सीजन इज 0.87। सो आप स्मॉलेस्ट डिजिट ये रही 0.87 को 0.87 से डिवाइड करो
और इधर भी 0.87 एंड अगेन हियर 0.92 और दिस इज अगेन 0.92। ठीक है, तो ये तो आपका 1 हो गया। अब वो 2 भी नहीं आ रहा है ना, अब इसको हम चेक करते हैं। सो 2 फर्स्ट केस है ना आपका आयरन ऑक्साइड वाला, ओह आयरन ऑक्साइड 1.68, वो 0.72 है क्या माइनस करने पे? 2.4 माइनस हमने क्या किया था 10 माइनस 8 2 एंड सॉरी 15 माइनस 0.72 ओके 0.72। हाँ तो बस यही गलती हो गई भाई, इसलिए मैंने कहा था आपको थोड़ा तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, दिस इज 0.72 एंड अगेन दिस इज 0.72। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया। नाउ 1.68 डिवाइडेड बाय 0.72, दिस विल बी 2.33। ओके, दिस विल बी 2.33 एंड हियर दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 2.33। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज 2.33 एंड दिस इज 1। तो हमें ले देखिए बताना क्या था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन, वॉट एवर द मोड ऑफ प्रिपरेशन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो बाय मास जो है दैट शुड बी सिमिलर। सो दिस इज 2.33 एंड दिस इज ऑल्सो 2.33। तो ये दोनों सेम है ना, और अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें नहीं उलझना, दोनों का मतलब सेम है। कॉन्सेप्ट गिवन बाय प्राउस्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वाज प्रपोज्ड बाय लेवोशियर। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास। ठीक है, नाउ वी हैव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? सो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। इसको नेक्स्ट टर्न पे वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना? अभी समझा देती हूँ थोड़ा सा, फिर न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसमें ये कह रहा है कि आप एक कंपाउंड को, एक कंपाउंड नहीं बनाना है, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाना है। व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर मोर देन टू और मोर देन 2 कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाने, एक से ज़्यादा बनाने हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे ओके 2 एलिमेंट तो कम से कम लाओगे। सो व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी combine together to form 2 or more than 2 compounds. For example कि मुझे 2 elements लेने हैं, like मैंने कहा C and O combine together, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाते? तो हम कहेंगे when carbon oxygen combine together they can form CO or also they can form CO2. So when 2 elements A and B combine together to form 2 or more than 2 compounds, then what? Ratio by mass. Check कर लेते. So students, carbon is 12, oxygen is 16. Again carbon is 12, but here O2, oxygen is 32. So then different masses of one element. Different तो oxygen है, carbon तो constant है ना? Different masses of one element which combine with constant mass of another element bears a simple ratio 16:32, 1:2। ये तो आप वैसे ही बता सकते थे भाई CO और CO2, तो C तो एक है ना, O और O2 1 और 2, सो रेशियो शुड बी 1:2। अगेन यू आर करेक्ट। लाइक सल्फर के कंपाउंड देख लेते हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर, तो S and O combine together, when sulfur and oxygen combines together. Okay, so sulfur and oxygen combine together to form SO2 and SO3. Now students, S and O रेशियो आपको नजर आ रहा है, सल्फर 1 है, उधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 रेशियो इज 2:3। बट इन SO2 तो स्टूडेंट्स S is 32, O2 is again 32. In SO3 S is 32, oxygen is 48, so ratio of 32 and 48, तो 16 2s are 32, 16 3s are 48, so ratio is 2:3, है ना? और रूल भी तो यही है, रेशियो इज 2:3, तो रेशियो बाय मास भी क्या है 2:3। तो लॉ लिखना कैसे है, तो चलो हम लिख भी देते हैं, है ना?
कि भाई व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो आप बताएंगे व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine together, when two elements A and B combine together to form two or more than two compounds, ओके। अगर दो एलिमेंट मिक्स होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन रेशियो ऑफ मास of one element which combines with constant mass of another element, ठीक है, जो एक के कांस्टेंट से कंबाइन होता है ना, कांस्टेंट मास ऑफ अनोदर एलिमेंट bears a simple ratio, ठीक है, या ठीक है bears a simple ratio, इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, 2 बार रेशियो आ गया आपके पास, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं when two elements A and B combine together to form two or more than two compounds, then different masses of one element, ठीक है, डिफरेंट एक का तो डिफरेंट था ना, तो इजी लैंग्वेज के लिए लिख रही हूँ, ऐसे आप अपने हिसाब से लिखिए, है ना, ये सबसे इजी लैंग्वेज है, डिफरेंट masses of one element which combines with constant mass of another element bears a simple ratio। बस CO2 और CO और CO2 में C तो कांस्टेंट था, डिफरेंट गया था O2 और O और O2, तो उनका रेशियो सिंपल आएगा। SO2 SO3 तो S तो कांस्टेंट था, O2 और O3 तो रेशियो 2:3। ना उस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे पास, लेकिन अभी मेरी ऑफलाइन क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करते हुए। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पूरा साल है हमारे पास, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।